नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको 3 जाट योद्धाओं के बारे में बताया जो कि लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। आज मैं आपको बताऊंगा एक चौथे योद्धा के बारे में जिसका नाम था ठाकुर चूड़ामन सिंह। ये राजा राम का भतीजा था। बलिदानी राजा राम के भाई ब्रजराज का ये लड़का था। इसकी माँ का नाम था अमृत कौर। राजा राम जी के बलिदान के बाद मुगलों ने सिंसनवार के ऊपर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद सभी को वहाँ से एक किस्म से बुरी तरीके से हिंसक तौर तरीके से जो विद्रोह था उसका दमन कर दिया। लेकिन चूड़ामन जो है वहां से छिप के चंबल के बेड़ों में चला गया और वहीं पे छापामार युद्ध करके वो अपना जैसे तैसे जीवन यापन कर रहा था। जब वो छापामार युद्ध में प्रांगण हो गया तो धीरे धीरे सिंसनीवार की तरफ आने लगा। उस टाइम औरंगजेब जो हिंदुओं का मुस्लिमकरण कर रहा था उसके खिलाफ पब्लिक में काफी रोष था। ऊपर से राजा राम के बलिदान के बाद वहाँ के लोगों में एक नए सेनापति की इनको पब्लिक को जरूरत महसूस हुई, तो उसमें फिर चूड़ामन आगे निकल के आया। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब लिखी थी, उन्होंने एक बहुत पते की बात कही थी जाटों के बारे में। जाट और घाव ढके हुए ही अच्छे। राजा राम जी के बलिदान के बाद वो घाव के ऊपर उससे कपड़ा हट गया और विद्रोह शुरू हो गया। चूड़ामन बहादुर था, काइया था, योद्धा था, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी कमी थी, उसके अंदर भावनाएं नहीं थी। उसे सिर्फ पैसा चाहिए था। जिस प्रकार मुगलों का इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा धोखे से अपने दुश्मनों को मारा है, वही पद्धति ठाकुर चूड़ामन लेके चला। वो कुछ ऐसी पद्धति थी, इसको देखिए आप, इस सीन को देखिए, आप समझ जाएंगे उस टाइम क्या पद्धति थी वो। वाह! अरे एक ही तो मर्द मिला है रे इस गांव में। वाह मुखिया वाह! अब होगा मुकाबला बराबरी का। अकेले लड़ने की बात करा था मुखिया, फिर अपने बिटवा को साथ क्यों लाया? उलट खपड़िए, हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे? 10 साल की मेहनत के बाद चूड़ामन ने 10,000 सैनिकों की एक सेना तैयार कर ली थी और उसने 1704 के अंदर एक लड़ाई लड़ी और उसमें उसने सिंसनी के ऊपर उसने कब्जा कर लिया। लेकिन 1 साल के बाद ही मुगल सेनापति ने उसको हरा दिया और फिर उसने सिंसनी ना जाके फिर उसने थून को अपना अड्डा चुना और वहाँ पे उसने एक दुर्ग बनवाया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके लड़कों में आत्मघाती लड़ाई शुरू हो गई। आगरा के पास लड़ाई चल रही थी। उसके 2 बेटों में एक का नाम था आजम और दूसरे का नाम था मुअज्जम। तो आजम उस लड़ाई में हार गया और उसकी हार का नतीजा ये रहा कि उसकी भी हत्या कर दी, उसके पुत्रों की भी मुअज्जम ने हत्या कर दी और फिर मुअज्जम शाह आलम प्रथम के रूप में गद्दी पर बैठा। जब आजम और मुअज्जम लड़ रहे थे तो ठाकुर चूड़ामन बड़े गौर से उनको देख रहा था। उसको जैसे ही मौका मिला उसने पहले आजम के शिविर को लूटा, उसने मुअज्जम के शिविर को लूटा, उसने दोनों को शिविर को लूट के उस टाइम के 60 लाख रुपए कमा लिए थे। वो अचानक बहुत बड़ा जागीरदार बन गया था। मुगलों को ये बात हजम नहीं हुई, लेकिन अब उसका कुछ कर तो सकते नहीं थे। तो शाह आलम ने चूड़ामन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसे कहा कि भाई तूने हमारे साथ जो किया हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन तू हमारी मदद कर। चूड़ामन को दिल्ली बुलाया गया, उसको वहाँ सम्मानित किया गया और उसको दिल्ली से लेके धौलपुर तक की जो राजस्थान में पड़ता है राजमार्ग का पूरा टैक्स लेने का उसको अथॉरिटी प्रदान कर दी। फिर तो चूड़ामन की बहादुर शाह प्रथम के साथ ऐसी पटी कि सिखों से लड़ने के लिए बहादुर शाह के साथ लाहौर चला गया। वहाँ पे उसने सिखों के खिलाफ लड़ाई की। एक जाट ने दूसरे जाट के खिलाफ लड़ाई की। इन कुछ चीजों के कारण चूड़ामन जाट सरदारों के बीच बदनाम हुआ। उसके बाद 1712 में जब बहादुर शाह लाहौर के अंदर मरा तो उस टाइम उसके 4 लड़के उसके साथी थे और चूड़ामन भी वहीं था। उन चारों लड़कों में लड़ाई शुरू हो गई। एक दूसरे का कत्लेआम शुरू हो गया जैसा कि मुगलों में होता आया था। आखिर में अपने 3 भाइयों को मारकर जहांदार शाह बादशाह बना। अब जहांदार शाह की लड़ाई चल रही थी फर्रुख सियार से, तो उसने सिंसनीवार ठाकुर चूड़ामन से सहायता मांगी। चूड़ामन उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गया। जहांदार शाह के पक्ष में लड़ने के लिए अपनी सेना लेके आ गया, लेकिन लड़ने से पहले उसने देखा कि दोनों की क्या पोजीशन है। उसने पोजीशन देख के वो भाग गया और उसने एक एक करके दोनों को ही लूटा। उससे वो और भी अमीर हो गया, लेकिन इन सब चीजों में उसकी जो छवि थी वो धूमिल हो गई, क्योंकि जाट चाहे कैसा ही हो वो उसके ऊपर विश्वास करता है, वो उसको धोखा देना पसंद नहीं करता है। जाट के अंदर एक खास बात होती है। ठाकुर चूड़ामन काफी अमीर हो गया, लेकिन अमीर होने के साथ साथ वो बदनाम भी हो गया। इसी दौरान उसका भतीजा बदन सिंह उसकी नीतियों से सहमत नहीं था। वो अपने चाचा का विरोध करता था कि भैया आप गलत करते हो, ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए किसी को। लेकिन चूड़ामन ने उसकी नहीं मानी और उसको कैद में डाल दिया। कैद में डालने के बाद
वो उसको मार देना चाहता था। चूड़ामन बदन सिंह को मार देना चाहता था। जाट सरदारों ने चूड़ामन के सामने एक बात स्पष्ट कर दी थी, अगर उन्होंने बदन सिंह को कुछ किया तो वो उसके लड़के मोखम सिंह की शादी में नहीं आएंगे। और असल में मोखम सिंह ही बदन सिंह से चिढ़ता था। मोखम सिंह निरा लंपट किस्म का आदमी था, लेकिन वो इतना गुस्सेल था कि चूड़ामन भी उससे डरता था। ठाकुर चूड़ामन के 2 लड़के थे, एक तो मोखम सिंह, एक दूसरा था जुलकरण सिंह। दोनों में आपस में लड़ाई रहती थी, दोनों एक दूसरे को देख के खुश नहीं होते थे। तो हुआ ये कि उसका कोई दूर का रिश्तेदार जो व्यापारी था वो गुजर गया और उसके वो निसंतान गुजरा था। तो वहाँ के गांव वालों ने उसके रिश्तेदारों ने बुला के मोखम सिंह को उसके संपत्ति का वारिस घोषित कर दिया और उसकी सारी जो भी जमीन जायदाद थी वो मोखम सिंह के नाम करवा दी। जब ये बात जुलकरण सिंह को पता लगी तो उसने मोखम सिंह से अपना हिस्सा मांगा। अब जाटों में एक चीज और है, जाट किसी को हिस्सा नहीं दे सकता, ये भी एक सच्चाई है। तो मोखम सिंह ने मना कर दिया और मना करने के बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। उनकी लड़ाई से ठाकुर चूड़ामन को इतना आघात लगा कि 1721 के फरवरी महीने में चूड़ामन ने जहर खाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है 5वें और सबसे ताकतवर जाट राजा बदन सिंह की। मोखम सिंह ने करीब 1 ही साल राज किया होगा। आमेर के राजा जय सिंह, जिसको कि मुगलों ने भरतपुर के पूरे एरिया की सूबेदारी दे रखी थी, उसको मौका मिल गया जाटों को हराने का। ताकतवर हमेशा कमजोर को दबा के रखने की कोशिश करता है, उसको मिटा। उसने जब देखा कि जाट कमजोर हो रहे हैं तो उसने धावा बोल दिया, थून पर धावा बोल दिया। अब जय सिंह ने करीबन 15 दिन वहाँ पे बिताए। 15 दिन के अंदर उसको कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन मोखम सिंह और बदन सिंह के बीच में बनती नहीं थी। तो इसीलिए बदन सिंह ने मौका देख के पाला बदला और वो जय सिंह के साथ आके मिल गया और उसने पूरे रास्ते वगैरह जय सिंह को बता दिए। जय सिंह ने थून को चारों तरफ से घेर के उस पर कब्जा कर लिया। ये सब देख के मोखम सिंह ने अपना जो भी उसको मिला वो सब कुछ बांध बूंद के जोधपुर के राजा के पास चला गया और वहाँ उसने शरण मांग ली और थून के ऊपर जय सिंह का अधिकार हो गया। जय सिंह ने थून के किले को ढा दिया, वहाँ पर गधों के पीछे हल लगा के उसके खेतों को, उसके पूरे दुर्ग को उसने जुतवा दिया। एक जमींदार के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। राजा जय सिंह ने उस एरिया की सूबेदारी बदन सिंह को दे दी। अब थून का किला तो ढाया जा चुका था और वहाँ पे गधों से जो खेती करवाई जा चुकी थी, तो वहाँ पे रहना अभिशाप था। इसीलिए उसने अपना एक नया किला बनाने के लिए डीग को चुना। डीग में उसने अपना एक नया किला बनवाया। बदन सिंह कठोर के साथ कठोर और नरम के साथ नरम था, उसमें बड़ी अच्छी वक्तपुरता थी। ऐसा कहा जाता है कि उसके 26 बेटे थे और 50 से ज्यादा पत्नियां थी। उन 26 में से एक जो थे वे थे महाराजा सूरजमल। अपनी सूझबूझ और मेहनत के जरिए ही राजा बदन सिंह ने ऐसी पृष्ठभूमि बना के सूरजमल को दी कि उसके बाद उसको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। और खाली सूरजमल को ही नहीं, राजा बदन सिंह ने अपने बाकी 25 लड़कों को भी अलग अलग जागीरें दी, कहीं से भी कोई विरोध का स्वर नहीं उठने दिया। ये उसकी चीजों से कैसे निपटना इस चीज को दर्शाता है। राजा बदन सिंह अनपढ़ था, लेकिन उसने जो डीग का किला और डीग का महल बनाया है वो वास्तुकला में बेजोड़ है। उसने एक वहाँ पे ऐसा फव्वारा बनवाया है जो बिना बिजली बिना किसी चीज के चलता है और जिसमें अलग अलग कलर की उस टाइम अलग अलग रंग के झरने निकलते थे। 1756 में जब राजा बदन सिंह ने अंतिम सांस ली, उससे करीबन 4-5 साल पहले ही उसको दिखना बंद हो गया था। लगभग वो अंधा हो गया था। उसने जिस सूझबूझ से अपने राज्य का विस्तार किया, जाटों को इकट्ठा रखा, वो अतुलनीय चीज थी। इनके पैदा होने का साल नहीं पता, लेकिन इन्होंने 1723 से लेकर 1756 तक राज किया और कामयाबी के झंडे गाड़े और जाते जाते अपने पीछे एक ऐसे लड़ाके को छोड़ किया जो आगे महाराजा बना और जिसने जाटों का नाम 7वें आसमान पर चमका दिया। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ज्यादा अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। जय श्री राम।